Okay, guys, let's start with a new chapter, charging section 9 of CGST Act. Okay. Also, remember that my entire objective is not just to teach you indirect tax, but also to help you remember sections, because the flair with which you write the paper with sections, subsections, clause, वो अलग ही क्या है, सामने वाले को कॉन्फिडेंस देता है कि यू आर रेडी टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. So when you are studying a subject, okay, at least indirect tax per se, you have to study from that perspective कि section नहीं लिखेंगे तो marks नहीं मिलेगा. Don't give option to yourselves. And trust me, आपको भी अच्छा लगेगा when you say as per section 9 of CGST Act 2017. एक लाइन तो आपका उसी में चला जाता है. ठीक है, तो it just looks good, it just feels good. So do that, because that will not just help you here, but also after you become CA. बिकॉज तेरे वर्बैटम होगा, क्या जुबानी होगा सेक्शंस. ओके, यस, ओके. चलो फटाफट से सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017. माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही है इसमें 9(1), 9(2), 9(3), 9(4) और 9(5) 5 सब सेक्शंस है. चार्जिंग सेक्शन, माय डियर फ्रेंड्स, इज द हार्ट ऑफ एनी एनी एक्ट फॉर दैट मैटर. बिकॉज याद रखना, 3 पहिए होते हैं कोई भी टैक्स लॉ के: लेवी, कलेक्शन एंड असेसमेंट. ठीक है, तो पहले आप ये चेक करते हो कि आप ये एक्ट के दायरे में आते हो कि नहीं. डू यू फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ दिस एक्ट और नॉट? एंड हाउ डू यू चेक दैट? विद द हेल्प ऑफ चार्जिंग सेक्शन एंड योर टैक्सेबल इवेंट, दैट इज सप्लाई. ओके, देन यू चेक कि अच्छा ओके, चलो ये तो पता है अभी कि यार आपने गुनाह किया है ये लॉ के तहत, ये टैक्स लॉ के तहत. अब गुनाह का जुर्माना भी भरना पड़ेगा, तो किस वैल्यू पे भरे, राइट, किस रेट पे भरे, किस डेट पे भरे, पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे होगा, आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, टैक्स कौन सा चार्ज करना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई. तो ये सब क्या है, चैप्टर्स वहाँ काम लगते हैं. और मेजरली रिटर्न्स है, डिमांड एंड रिकवरी है, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है, ओके, असेसमेंट है, ऑडिट है, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर है, डिमांड एंड रिकवरी है. ये सब असेसमेंट में आता है, जहाँ पे आप या तो खुद असेस करते हो और आपका असेसमेंट अगर गलत निकलता है तो फिर डिपार्टमेंट असेस करता है, वो पेनल्टी लगाता है, वो जेल भेजेगा आपको, और उसको ओके रिफ्यूट करने के लिए आपके पास अपील का पावर होता है. ठीक है, तो ये तरह से क्या चीज़ें डिवाइडेड होती है. तो सबसे पहले अपन लेवी करेंगे कि आप जीएसटी के झांसे में आते हो या नहीं. लेट्स चेक दैट. ओके, फटाफट से. तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, 9(1) क्या बोलता है? वेरी सिंपल, कि बॉस अगर अगर आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है गुड्स या सर्विस का, ठीक है, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दारू, राइट, at a rate not exceeding 20%, value is determined under section 15, where tax is paid by taxable person. ओके, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो 9(1) के तहत हु विल पे टैक्स टू गवर्नमेंट? सप्लायर विल पे द टैक्स. तो 9(1) के तहत ओके, जिम्मेवारी किसको दी है? जिम्मेवारी दी है इंट्रा स्टेट सप्लायर को. समझा? फिर वो गुड सप्लाई करे या सर्विस, उससे फर्क नहीं पड़ता. बस इंश्योर करना कि वो बेटा दारू सप्लाई नहीं कर रहा है, बिकॉज दारू पे जीएसटी नहीं लगता. आज की तारीख में दारू पे वैट ही लगता है माय डियर फ्रेंड्स. ओके, डज दैट मेक सेंस? यस, ओके. तो फटाफट से 9(1) क्या है? सीजीएसटी इज लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. रेट इज नॉट एक्सीडिंग 20%. ओके, आई होप आपको पता ही ऑलरेडी कि भले ही आज की तारीख में हाईएस्ट रेट 5, 12, 18, 28 में से 28 है, पर ये 28 14% CGST, 14% SGST है.
and this 14% cannot exceed 20%. Got it? Because when I say 20%, since I am doing CGST Act, I'm only talking about CGST rate. I'm not talking about total rate. क्योंकि जो CGST Act में लिखा है वो हूबहू शेम टू शेम मोटाटिस मोटेंडिस लिखा है कहाँ पे? SGST Act, जो उस स्टेट के लेजिस्लेचर ने पास किया होगा जहाँ पे वो एप्लीकेबल होता है. ठीक है. अच्छा, रेट का क्लैरिटी आ गया कि 20% से ऊपर नहीं जाएगा, तो वैल्यू पे मल्टीप्लाई करना होता है तो ही लायबिलिटी आएगा. वैल्यू बेटा अपने विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से मत लेके जाना, अपने हिसाब से नहीं आएगा वो. आपको सेक्शन 15 फॉलो करना पड़ेगा उसके लिए. सेक्शन 15 जो भी बोले चुपचाप वो ले लो, ऐड कर लो, लेस कर लो, सिंपल, और उसी वैल्यू पे लगा देना जीएसटी का रेट. इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ओके, वेयर टैक्स इज पेड बाय टैक्सेबल पर्सन. ओके, अभी के लिए अपनी नोटबुक में बस लिख दीजिए टैक्सेबल पर्सन कौन होता है. तो एनी पर्सन, सॉरी आई एम सो सॉरी, any person who is a registered person, who is registered or liable to register. But liable to register under which section? 22 या 24? 22 20 लाख 10 लाख 40 लाख वाला लिमिट, 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. ओके, यस, ठीक है. ओके, डन. तो कभी भी मैं अगर बोलूँ कि 9(1) में किस पे चार्ज है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का, तो आप बोलोगे सप्लायर सप्लायर सप्लायर. उसे क्या बोलेंगे? FCM, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. ठीक है. नेक्स्ट 9(2), फटाफट से ये 5 गुड्स है बेटा जिसको मैं पेट्रोल की फैमिली बोलता हूँ. ओके, क्रूड ऑयल, उससे जन्म लेता है कौन? पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल. ओके, दूसरा क्या है बेटा? जो विमान होता है बेटा, जो हवाई जहाज होता है, वो घासलेट से चलता है? नहीं बेटा, वो चलता है किससे? ATF से, एविएशन टर्बाइन फ्यूल. ओके, लिख देना फुल फॉर्म वहां पे चाहिए तो, एविएशन टर्बाइन फ्यूल. और साथ साथ में बेटा ओके बताओ लास्ट वाला क्या है? नेचुरल गैस. नेचुरल गैस है बेटा, एंड दिस इज नॉट द गैस दैट यू एमिट आफ्टर 18 10 15 वड़ा पाउस. ओके, दैट इज पॉइजनस गैस, दैट इज नॉट नेचुरल गैस. ओके, सॉरी फॉर सच अ ग्रोस जोक, आई एम वेरी सॉरी. ओके, यस. तो 5 बेटा ये जो प्रोडक्ट्स है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. अभी के लिए वो जीएसटी के एम्बिट से बाहर है, पर कल उठ के जीएसटी काउंसिल ने रेकमेंड कर दिया तो सीजी नोटिफाई कर देगा और ये 5 प्रोडक्ट भी बेटा जीएसटी के परव्यू के अंदर आ जाएंगे. आर यू गेटिंग इट? यस, ठीक है. तो आज की तारीख में नहीं लगेगा जीएसटी. 9(3) दोस्तों क्या है फटाफट से देख लो. ओके, 9(3) माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट से, सिंपल सी बात है. ओके बेटा, आज अगर आप देखेंगे, ओके 9(3) समझने से पहले फटाफट से समझ लीजिए कि आज फॉर एग्जांपल मैं हूँ. ओके, केएस एकेडमी बेसिकली क्या है? मेरा एकेडमी है. ओके, अलग ही मजा आता है भाई, कुछ भी बोलो लाइफ में भाई. ऐसा बोला मैंने, एंटरप्रेन्योरशिप ये आजकल बहुत एक एक AI की तरह एक बहुत ही क्या है वेरी यूज्ड वर्ड है, राइट? तो मुझे लगता था क्या है ये एंटरप्रेन्योरशिप ये वो भाई, पर ट्रस्ट मी, it is a different, it just changes you as a human. It just changes you as a human. So in life, whenever you become a CA after doing a job, if you think just do it once, if not for many years, try it once, it will just change you as a person, right? I'll share someday later कि क्या होता है उसमें, but मज़ा आता है भाई. Okay, okay, and it's even more rewarding after you have done 10 years of job. Okay, तो आज केस क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ओके, कि आज सिंपल सी बात है फटाफट से कि एक है अपना टैक्स का टीचर एकेडमी, केएस एकेडमी, और वो लेट्स से क्या है 10,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो अपना एम है कि 2 साल में 10,000 बच्चों को पढ़ाना है बेटा. अभी कह रही है डीएस, आज की हकीकत कुछ भी हो बेटा. ओके, पर आगे जाके 10,000 बच्चों को पढ़ाना है. लेट्स से वो टोटल रेवेन्यू आता है कितना? 10 करोड़. ठीक है, यस.
तो बेटा आज यहाँ पे 10 करोड़ पे जो जीएसटी लगता है माय डियर फ्रेंड्स 18% के हिसाब से 1.8 करोड़, वो आपके हिसाब से किससे लिया जाए, एक केएस एकेडमी से या 10,000 बच्चों से? ऑब्वियसली बेटा एक केएस एकेडमी से। इट्स कन्वीनियंट फॉर गवर्नमेंट के यार तू ही दे दे 1.8 करोड़ जमा कर दे भाई, तू ये 10,000 बच्चों के टच में तू उनसे ले ले और तू मुझे दे दे, सिंपल, राइट। तो आज यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, सप्लायर है एक और रिसिपेंट है अनेक। तो गवर्नमेंट के कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोगों ने सप्लायर को ही अंडर 9 सबसेक्शन 1 ये जिम्मेवारी दी है कि तू टैक्स पे कर, ठीक है। डज दिस मेक सेंस अदिति, राइट। जहां पे केएस एकेडमी क्या करेगा, 10 करोड़ प्लस 1.8 करोड़ ले लेगा स्टूडेंट से, अपने पास रखेगा 10, 1.8 करोड़ दे देगा किसको, गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स किसने पे किया है, सप्लायर ने पे किया है, ठीक है। पर इनडायरेक्ट टैक्स है तो वो टैक्स वो क्या है अपने जेब से नहीं निकालेगा, वो अपने कस्टमर से लेगा और गवर्नमेंट को दे देगा। डज दैट मेक सेंस, यस सर, ओके। पर बेटा अगर कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ तो कि आज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि एक रिकवरी एजेंट है, ठीक है, और वो लोग सर्विस दे रहे हैं बैंक्स को, ओके। तो लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक है बेटा, ओके, माँ कसम बहुत अग्रेसिव बैंक है, बहुत अग्रेसिव बैंक है बेटा, ओके। रात को सुबह दोपहर कभी भी कॉल कर देंगे ये लोग, घर पे क्या भेज देंगे मुन्ना भाई को, ओके। गजब ही है बेटा, ये लोग तो अलग लेवल पे क्या है रिकवरी करते। तो इनके साथ इनकी बैंक से ऑल ओवर इंडिया, तो इनके साथ मोर देन 10,000 रिकवरी एजेंट्स जुड़े हुए होते हैं ऑल ओवर इंडिया, ओके। जहां पे रिकवरी एजेंट इनको चार्ज करता है कमीशन। तो लेट से कमीशन अमाउंट इज 10 करोड़, क्यों, क्योंकि उन्होंने लेट से ओके 1,000 करोड़ क्या है रिकवर करवा के दिया है आईसीआईसीआई बैंक को, तो उन्होंने उसका क्या है बोला 1% ले ले कमीशन, ठीक है। तो डू यू रियलाइज यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे सिनेरियो कुछ अलग है। सप्लायर जो है वो है अनेक और रिसिपेंट है एक, यस और नो, क्योंकि बहुत सारे रिकवरी एजेंट एक ही बैंक को सर्विस दे रहे हैं, रिकवरी एजेंसी सर्विस, ठीक है। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि भैया रिसिपेंट तू ही टैक्स पे कर दे, ओके, तू ही टैक्स पे कर दे, बिकॉज मेरे लिए कन्वीनियंट होगा कि तू मुझे टैक्स पे करे रादर देन कलेक्टिंग फ्रॉम 10,000 suppliers, rather than asking them to register on the portal and making it even more heavy and that increasing the traffic even more, which it any which cannot handle. तो यहाँ पे रिसिपेंट है एक, सप्लायर है अनेक, और इसी लॉजिक के बेसिस पे रिसिपेंट से क्या टैक्स कलेक्ट करना ज्यादा कन्वीनियंट है, ओके। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स फटाफट से, ओके, जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन मैं बता देता हूँ एफसीएम में चीजें कैसे फंक्शन होगी, आरसीएम में कैसे होगी, ओके। फटाफट से, सप्लायर है, रिसिपेंट है, ठीक है। अगर एफसीएम है तो सप्लायर विल पे टैक्स टू गवर्नमेंट, यस। तो आज अगर वो बिल भेज रहा है बेटा, अगर वो इनवॉइस भेज रहा है तो सेलिंग प्राइस 1,00,000 का है, जीएसटी अगर इस पे 18% है, तो क्या वो जीएसटी चार्ज करेगा एफसीएम में रिसिपेंट को, यस, वो जीएसटी चार्ज करेगा 18,000। रिसिपेंट क्या करेगा, रिसिपेंट सप्लायर को दे देगा 1,18,000, सप्लायर अपने पास रखेगा एक और 18,000 दे देगा गवर्नमेंट को, ओके। तात्पर्य यह है कि रिसिपेंट के जेब से गया है 1,18,000, सप्लायर के पास रह जाता है 1,00,000 और गवर्नमेंट को मिलता है 18,000। डज दिस मेक सेंस, यस, दिस इज व्हाट वी कंक्लूड, ओके। और जब बात आती है दोस्तों आरसीएम की, ठीक है, तो सप्लायर है, रिसिपेंट है, सप्लायर है दोस्तों, जीएसटी है 18%, राइट। मुझे बताइए क्या यहाँ पे आरसीएम में हु विल पे द टैक्स, आर फॉर आरसीएम, आर फॉर रिसिपेंट। नाउ यू टेल मी, विल द सप्लायर चार्ज जीएसटी टू द रिसिपेंट,
नो, ऑब्वियसली नो। क्यों लेगा जीएसटी? क्या सप्लायर को भरना है क्या? नहीं। तो वो क्यों हैसल में पड़ेगा उसके? वो चुपचाप चार्ज करेगा 1 लाख, और बाकायदा इनवॉइस में लिखेगा वो, एक आउट ही, वो इनवॉइस में लिखेगा क्या? टैक्स शैल बी पेबल बाय रिसिपेंट एज पर आरसीएम। इज दैट वेरी क्लियर? वो बाकायदा लिखेगा जिससे रिसिपेंट का अकाउंटेंट जागरूक हो जाए, क्या रही तो आरसीएम वाला किसे मुझे पे करना है भैया, तो मैं अपना टाइम ऑफ सप्लाई दे दूंगा एज पर 12/3 और 13/3, और जब भी टाइम ऑफ सप्लाई होगा ट्रिगर, मैं उसके अगले महीने की 20 तारीख को जमा कर दूंगा। ठीक है, परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे रिसिपेंट सप्लायर को 1 लाख ही क्या है कंसिडरेशन पे करेगा, और रिसिपेंट गवर्नमेंट को 18,000 पे कर देगा एज पर आरसीएम। गॉट इट गाइस? यहां पे अगेन अदिति आपसे पूछा जा रहा है कि रिसिपेंट के जेब से कितना गया? करेक्ट। ओके, ये 1 और 1 18, 1,18,000, 1,18,000। सप्लायर के पास कितना आ गया? 1 लाख। और गवर्नमेंट के पास कितना पहुंच गया? 18,000। इज दैट वेरी क्लियर? तो सिर्फ चेंज क्या हो रहा है बेटा? मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी का मतलब तरीका, गवर्नमेंट को पैसा पहुंचाने का तरीका चेंज हो रहा है। पहले सप्लायर के थ्रू जा रहा था, अब रिसिपेंट के थ्रू जा रहा है। डज दैट मेक सेंस? ओके, लवली। ठीक है, चलो। तो चलो 9.3 हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी 9.4 पे आते हैं। रुको, 9.4 पे आते हैं, आ जाओ। अभी 9.4 देखो, इंटर सीए में आपने किया ही नहीं होगा, ठीक है, इग्नोर है, बिकॉज नहीं है सिलेबस में, वो तो क्यों पढ़ाएगा भाई, कोई फैकल्टी ने पढ़ा दिया तो ठीक है। ठीक है, 9.4 इंपॉर्टेंट सेक्शन इसीलिए हो जाता है बिकॉज वो फाइनल में एक्सक्लूसिवली है, तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, चेक करो। ओके, फिर भी पूछा नहीं गया फॉर सम रीजन अब तक, बट ठीक है, पूछा जा सकता है। इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। ओके, अच्छा, 9.3 में एक चीज याद रखना। ओके, 9.3 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे सिर्फ नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज है जिस पे टैक्स लगता है एज पर आरसीएम, जहां पे गवर्नमेंट में फॉर सम और दी अदर लॉजिक, सम और दी अदर रीजन रिसिपेंट को बोला है कि तू टैक्स पे करना। अच्छा, इसमें एक एडिशन भी हुआ है आपके मॉड्यूल में, कोई अमेंडमेंट नहीं है, एडिशन है। मैं बोलूंगा कि पहले आपको सिर्फ सर्विसेज का क्या है इंस्टेंसेस पता था, पर आपको गुड्स का भी अभी है। आपको गुड्स के भी याद रखने पड़ेंगे अभी कि गुड्स में आरसीएम कब लगेगा। दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम हैपनिंग, सो आई एम रियली बुलिश ऑन द फैक्ट के शायद इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, वी विल सी व्हेन वी रीच देयर। ओके, चलो, तो अभी फटाफट से 9.4 क्या है पहले ये समझा देते। तो 9.3 जैसे मैंने बोला नोटिफाइड सर्विसेज और नोटिफाइड गुड्स पे ही है। नोटिफाइड ये उसके अंदर जो मेंशन हुआ है उसी पे आरसीएम लगेगा, पर 9.4 में ऐसा नहीं था। 9.4 का जब जन्म हुआ था 2017 में, तब सीन कुछ ऐसा था कि सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, ओके, रिसिपेंट अगर रजिस्टर्ड है, ओके, तो सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड और रिसिपेंट है रजिस्टर्ड, तो all goods and all services, it doesn't matter which goods which service, any goods any service, okay, any goods any service पे टैक्स तो हमेशा आरसीएम के तहत रिसिपेंट ही पे करेगा, बिकॉज रिसिपेंट रजिस्टर्ड है, राइट। तो लेट्स से 1 लाख का क्या सेलिंग प्राइस अगर बनता है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली सप्लायर की जात कौन सी है बेटा? अनरजिस्टर्ड की है, तो वो जीएसटी चार्ज कर पाएगा न को, तो वो तो क्या है अपने बिल में बस क्या है 1 लाख लिख के भेज देगा। फिर रिसिपेंट को क्या है, ठीक है, इंश्योर करना कि वो 1 लाख तो पे कर दे, पर वो आरसीएम के तहत 18,000 गवर्नमेंट को पे कर दे। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी टीडियस टास्क, यू डोंट रियलाइज दिस कैन बी पेनफुल। This, in fact, I would not mince my words and say this was actually a pain in the ass of all the recipients. You know why?
Why? Understand. For example, I am a registered person. Let's say for example, मैंने ओके ऑनलाइन के साथ साथ अभी ऑफलाइन में भी एक्सपांड कर रहा हूँ. मेरी 15-20 ब्रांच है. और क्या है, फैकल्टीज़ है. और फैकल्टीज़ लोगों का क्या है, मैंने एक उनको फैसिलिटी दी है कि भैया आप चाय इज़ ऑन द हाउस. ओके, चाय इज़ ऑन द हाउस माय डियर फ्रेंड्स. ओके, जितनी चाय पियो पियो. तो बिलिंग किसके नाम पे हो रहा है? वो चाय वाला जो है, राजू चाय वाला, वो बेटा बिलिंग कर रहा है केएस एकेडमी के नाम पे. राइट, केएस एकेडमी रजिस्टर्ड है, चाय वाला अनरजिस्टर्ड है. डू यू रियलाइज दैट? तो आज फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की चाय पी गई है. राइट, जीएसटी उस पर 5% रेस्टोरेंट सर्विस. तो डू यू रियलाइज कि आज 5 रुपया मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा इस पर आरसीए. डू यू रियलाइज के कल उठ के वो खर्चा 10 रुपया हुआ तो उस पर 5% हो सकता है, क्योंकि एक ही फैकल्टी ने एक ही चाय मंगाई कटिंग. तो ऐसे तो पागल हो जाऊंगा मैं. छोटे छोटे खर्चे माँ कसम क्या मेरे को याद रखने पड़ेंगे. सॉरी सॉरी आनु तो आरसीएम भरवानु छे भाई. मैं पागल हो जाऊंगा यार. मेरे को 2-4 आर्टिकल रखने ही पड़ेंगे इसके लिए कि आरसीएम पे करवाओ. चल, ये सीन हो जाएगा. ये चाय पिया, कॉफी पिया, सैंडविच खाया, भेलपूरी, सुखा पूरी, क्या चल रहा है ये? बिकॉज दे आर ऑल प्रोक्योरमेंट फ्रॉम होम अनरजिस्टर्ड पर्सन. तो ये काफी ज्यादा क्या कंप्लायंस यहाँ पे बहुत बढ़ गया था. तो गवर्नमेंट ने फिर इसको डिफर किया कि भैया ये चीज अप्लाई नहीं करते हैं. सप्लायर तो भरेगा ही नहीं, रिसीवेंट भी नहीं भरेगा. ये स्टैंड ले लिया उन्होंने. ठीक है, पर फिर फाइनली उन्होंने नोटिफाई किया. राइट, किसको? तो रियल एस्टेट सेक्टर को. ठीक है, रियल एस्टेट सेक्टर में कैसे वर्क करता है सुनिए. ओके, तो आज फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं अगर एक बिल्डर हूं. ठीक है, मैं अगर एक बिल्डर हूं और मैं बना रहा हूं क्या, मैं कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा हूं. ओके, किसकी? रेसिडेंशियल यूनिट की. ओके, अच्छा, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस और नॉट. पहला क्वेश्चन आना चाहिए, सर पर जीएसटी तो लगता है गुड्स और सर्विस पे. तो जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ना ही गुड्स है ना ही सर्विस. तो कैसे लगेगा उस पर जीएसटी? करेक्ट, नहीं लगेगा जीएसटी. पर कब नहीं लगेगा? जब आपने एंटायर कंसिडरेशन दिया है आफ्टर सीसी और ओसी. समझा? ये हम लोग सप्लाई के 7(1)(a) चैप्टर में करेंगे. तो जब बिल्डिंग पूरा बन चुका है, उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया है, उसके बाद तुझे पैसा मिल रहा है. तुझे एज इन बायर बिल्डर को पैसा दे रहा है. मानी बेसिकली ये कौन सा केस है? रेडी टू पोजीशन वाले फ्लैट्स का. समझा? तो जो कंस्ट्रक्टेड फ्लैट है, बन गया है, एक हाथ से चाबी ले, एक हाथ से पैसा दे, वैसा सीन है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता. पर अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उस पर लग जाता है. समझा? तो अंडर कंस्ट्रक्शन वालों को क्या है, गवर्नमेंट ने सर जीएसटी लगवाया है. पहले सर्विस टैक्स लगता था, अब जीएसटी लगता है. रेसिडेंशियल पे 5%, कमर्शियल प्रॉपर्टी पे 12%. ठीक है, रेसिडेंशियल पे 5% जब लगता है तो एक कंडीशन के साथ लगता है कि यहाँ पे जीएसटी तो तू 5% लगा दे, पर तेरे को मैं ना इनपुट सर्विस ना कैपिटल गुड्स किसी का भी नहीं दिलवाऊंगा आईटीसी. क्यों? क्योंकि बेटा अगर आईटीसी दिलवा दिया तो खत्म. बिल्डर का कभी पेबल आएगा ही नहीं गवर्नमेंट की तरफ. क्यों? क्योंकि द आईटीसी विल ऑलवेज बी मोर देन आउटपुट टैक्स. बिकॉज आपको पता नहीं है, सीमेंट है, ब्रिक्स है, टाइल्स है, स्टील रॉड्स है, रेती है, ये सब 18%, 28% इस पे टैक्सेबल होता है. तो योर इनपुट टैक्स विल बी मच मोर देन योर आउटपुट टैक्स. योर रिजल्टेंट विल बी व्हाट? जीरो पेबल टू गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट ऐसी क्यों सिचुएशन क्रिएट करे जहां पे उनको आपसे कोई पेबल है ही नहीं? तो इसीलिए सीधा जो आईटीसी का दरवाजा है वही काट दिया.
काट, क्योंकि इसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जनरेट हो रहा है मात्र 5% पे। क्या दिलवाओगे आप इसको आईटीसी? नहीं देंगे हम आईटीसी। ओके, तो अब समझो आप, बिल्डर भी शाना है बेटा, एंड मोस्ट ऑफ दिस बिल्डर्स हैव द स्मार्टेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट? तो आज आईटीसी नहीं मिलेगा, यानी मुझे पता है कि मेरे जेब से जो भी इनपुट टैक्स इनकर होगा वो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं बनेगा, वो मेरा इनपुट टैक्स कॉस्ट बन जाएगा। डज दैट मेक सेंस टू यू? मेरा कॉस्ट 1 लाख नहीं 1,10,000 हो जाएगा, तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा। ये भली बात ही जानता है बिल्डर। तो बिल्डर ने फिर क्या किया, अपना दिमाग लगाया, उसके ऑब्वियसली सीए नहीं लगाया होगा, बिल्डर ने उसके सीए ने बिल्डर को बोला, सुन तेरे को बेटा, तू बना रहा है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट 5% पे, तेरे फूटी कौड़ी की मिलने नहीं वाली है आईटीसी, तो तू एक काम कर, तेरे जितने भी प्रोक्योरमेंट्स है, इनपुट हो, इनपुट सर्विस हो या कैपिटल गुड हो, तू एक काम कर, मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट्स तू शुरू कर दे अपना फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन्स। तो आज समझो, अगर फॉर एग्जाम्पल ओबेरॉय, वो अगर पलक से क्या है गुड्स खरीद रहे, पलक है अनरजिस्टर्ड, तो क्या पलक जीएसटी चार्ज करेगी ओबेरॉय को? नहीं। तो अगर जेब से इनपुट टैक्स गया ही नहीं है तो फिर उसे कॉस्ट बनने का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। तो ये लोगों ने परचेस करना शुरू किया कहां से? अनरजिस्टर्ड लोगों से, धपाधप, राइट? और अनरजिस्टर्ड लोगों की इंडिया में कमी है नहीं, अलग ही पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है अपना ब्लैक का। तो गवर्नमेंट ने क्लॉज लगा दिया 9(4) के तहत, वेरी स्मार्ट मूव। गवर्नमेंट ने बोला, अच्छा बेटा अनरजिस्टर्ड से खरीदेगा, चल मैं उस पर एक लिमिट लगा देता। लिमिट लगा दिया क्या? गवर्नमेंट ने बोल दिया, सुन बेटा बिल्डर सुन, तुझे कभी भी कोई भी प्रोक्योरमेंट करना है ना, तो तुझे एटलीस्ट 80% परचेस करना पड़ेगा फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, ऊपर का 20% तू परचेस कर दे फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, चलेगा मुझे। 20% तू अनरजिस्टर्ड से खरीद, पर 80% तो तुझे रजिस्टर्ड वाले से ही खरीदना पड़ेगा। तो डू यू रियलाइज कि रजिस्टर्ड वाला तो जीएसटी लगा देगा उस पर, जिसका रिसिपेंट को नहीं मिलेगा आईटीसी। एंड ये गवर्नमेंट के लिए फायदा ही है, बिकॉज रिसिपेंट को जब आईटीसी नहीं मिलता, वन मैन्स लॉस इज वन मैन्स गेन। रिसिपेंट को नहीं मिलेगा आईटीसी तो वो पैसा रह जाएगा गवर्नमेंट के पास, क्योंकि रिसिपेंट देगा सप्लायर को, सप्लायर देगा गवर्नमेंट को, पर गवर्नमेंट इस बार आईटीसी रीइंबर्स नहीं करेगा रिसिपेंट को। गवर्नमेंट को पैसा रिसिपेंट को देना नहीं है, बिकॉज रिसिपेंट का आईटीसी डिसअलाउड है। डू यू गेट दैट माय डियर फ्रेंड्स? तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा दी कि भाई परचेस करना है ना रजिस्टर्ड से कर, पर ओनली 20%, 80% तो रजिस्टर्ड से ही लेगा। सर उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये कि अगर तूने 20% से ज्यादा का माल खरीदा किससे? अनरजिस्टर्ड से, तो फिर गवर्नमेंट ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया कि फिर अगर तेरा ये परसेंटेज 80-20 का लेट्स से 50-50 होता है, राइट? तो गवर्नमेंट बोलता है कि उस सिनेरियो में ओके अगर ये 50-50 है, अगर 50% फ्रॉम रजिस्टर्ड 50% फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, तो गवर्नमेंट बोलेगा अरे भाई क्या कर दिया तूने, तेरे को अलाउड 20% ही था, एक्स्ट्रा 30% तूने कहां से परचेस कर लिया अनरजिस्टर्ड से। चलो अभी कर ही दिया है तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी बता दो। इसका तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पर इसका मैं बिल्डर तुझे ही बोल दूंगा कि पे टैक्स एज पर आरसीएम अंडर 9(4), क्योंकि सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है ना भाई, उसको तो कुछ बोल नहीं सकते हो आप। तो ये ब्रह्मास्त्र चला दिया कि भाई ले ये बाण
ओके, घोप दे अपनी ही क्या है बेटा छाती में आरसीएम लगा के, ठीक है। तो डू यू रियलाइज नाउ व्हाट हैपेंस कि ये जो क्या है 50% प्रतिशत है, 50% मान लिया, उस पर तो उसको आईटीसी मिलेगा ही नहीं। ये भी जो क्या है पे कर रहा है जीएसटी, उस पे भी उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो बचा सिर्फ ये 20% जो अनरजिस्टर्ड से खरीद रहा है, जिसपे कुछ जीएसटी नहीं है, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके, ये सिनेरियो। तो मैं आपको एक केस देता हूं, बड़ा बताइए फटाफट से। एक बिल्डर है, उसने 100 रुपए का परचेज किया है, ठीक है। उसने 60 का परचेज किया है रजिस्टर्ड से, 20 का किया है अनरजिस्टर्ड से, और 20 का और किया है अनरजिस्टर्ड से। बताओ, यहाँ पे जो वो रजिस्टर्ड सप्लायर बिल्डर को चार्ज करेगा जीएसटी, उसका नहीं मिलेगा एटीसी। यहाँ पे नो जीएसटी, और यहाँ पे क्या होगा, ये भी इसका क्या होगा, पे टैक्स एज पर आरसीएम, जिसका भी आपको नहीं मिलेगा आईटीसी। ओके, जस्ट टू गिव यू सम रेफरेंस, इधर आइए फटाफट से। नॉर्मल सिनेरियो में मैं बता रहा हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने वो रिकवरी एजेंट का सर्विस लिया था, जहाँ पे वो सर्विस दे रहा है किसको, बैंक को, करेक्ट। तो अगर वो ओके लेट्स से 1 लाख का क्या सर्विस दे रहा है, जीएसटी उस पर है 18%, तो बैंक तो 1 लाख दे देगा सप्लायर को, और अपने जेब से 18,000 भर देगा गवर्नमेंट को। डू यू गेट दैट? तो ये पेमेंट ऑफ टैक्स में आता है, पर मैं अभी समझा दूंगा बिकॉज आप सीए फाइनल के बच्चे हो बेटा। ये 18,000 जो गवर्नमेंट को पे करेगा, वो पे करेगा ओनली इन कैश, माने बकायदा इसको वो ई कैश लेजर में पैसा जमा करेगा। 18,000 वो जमा करेगा ई कैश लेजर में फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट। तो उसका जेब कटा, यस। तो पहला स्टेप क्या है, जेब कटवाओ। और फिर दूसरा स्टेप क्या है, अवेल आईटीसी। समझे? यस, ओके। तो पहले आप जेब काटो, फिर आप आईटीसी ले लो। समझा? सर कैसे आईटीसी? अरे होगा ही ना बेटा, आज बैंक है। तो डू यू रियलाइज उसके जेब से 18,000 तो गया ही है। अभी आरसीएम है तो खुद पे कर रहा है गवर्नमेंट को, अगर एफसीएम होता तो वो सप्लायर के थ्रू गवर्नमेंट को पे करता। अरे यस और नो? अगर ये रिकवरी एजेंट वाले केस में एफसीएम होता तो क्या होता, वो बिल भेजता 1,18,000 का, रिसीपन के जेब से कटता 1,18,000, सप्लायर अपने पास रखता है 18,000, रिकवरी एजेंट देता गवर्नमेंट को। अरे यस और नो? तो या तो सीधा जा रहा है या तो क्या सप्लायर के वाया जा रहा है, पर जेब तो मेरा ही कट रहा है ना यार। और क्या ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? यस। तो भाई मुझे मिल जाएगा आईटीसी। सर पर फिर यहाँ पे, अरे यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो चार्ज करता है, लेट्स से लॉकर चार्जेस है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारे एक्सपेंसेस है, उस पे लेट्स से 20,000 उसने जीएसटी चार्ज किया, क्योंकि वहां पे तो वो चार्ज करेगा ना कस्टमर को एफसीएम पे, सप्लायर विल चार्ज नो। तो आज हुआ क्या, जेब से गया 18, जेब में आया 20, अपने पास रखा 18, गवर्नमेंट को दे दिया 2। तो प्लीज याद रखना, आरसीएम के तहत भले रिसीपन टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, बट नथिंग कैन स्टॉप हिम फ्रॉम टेकिंग आईटीसी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डू यू रियलाइज रिसीपन का जेब कट रहा है। अब वो सीधा गवर्नमेंट को पे करे या सप्लायर के थ्रू गवर्नमेंट को पे करे, कट रहा है ना उसका, कट रहा है ना। तो वो ऐसे कटे हुए क्या स्टेटस में नहीं रहेगा, उसको वो अमाउंट रीइंबर्स करना है, और वो करेगा। जब आगे जीएसटी चार्ज करेगा, कलेक्ट करेगा, अपने पास उतना अमाउंट रख देगा जितना इनपुट टैक्स उसने पे किया एज पर आरसीएम।
और फिर रिमेनिंग दे देगा गवर्नमेंट को। इज दिस वेरी क्लियर? यस। ओके, समझा ना सबको? दीक्षित समझा ना? मानसी, मीत, दीपेन, सलोनी? ओके। अच्छा, इसमें एक और एंगल आ गया कि आपने बताया अभी वो 60, 20 और 20 के केस में कि सर ये 20 तो डेफिनेटली आरसीएम के तहत पे होगा, ठीक है, और ये 20 पे नहीं लगेगा जीएसटी, ठीक है। तो मैं ये 20 पे कमेंट करना चाहता हूँ, यहाँ पे दो फंस गए, तो ये 20 पे कमेंट करना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताओ, ओके, ये बिल्डर, जहाँ पे मैं ये 20 रुपए की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे देर इज नो जीएसटी, जहाँ पे वो माल खरीद रहा है किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से। मुझे बताइए आप कि यहाँ पे वो, ओके, उसको अगर मैं मौका देता हूँ, ओके, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, दो चीज के है, एक है ब्रिक्स, एक है सीमेंट, करेक्ट? उसे दो चीज खरीदना है, वो 20 रुपए में दो चीज खरीदनी है, ब्रिक्स खरीदना है, सीमेंट खरीदना है, ओके, और दोनों 20-20 रुपए का खरीदना है उसको, समझो आप। तो एक ही खरीद सकता है, तो वो क्या खरीदेगा? ब्रिक्स जिसका जीएसटी का रेट है 5%, या सीमेंट जिसका रेट है 28%? वो क्या खरीदना चाहेगा? अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, जो गुड्स 5% पे टैक्सेबल है या जो 28% पे है? बताओ। वो सीमेंट खरीदे, क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा बचत होगी उसकी। आप समझ रहे हो? एक 20 रुपए का, तो एक पे 5% होता है, 1 रुपया, तो उसका कॉस्ट 21 हो जाएगा वहां पे, राइट? क्योंकि उसको फिर तो आरसीएम में जाएगा ना, वो वाला ओवर एंड अबाउट 20 में आ गया वो, और आरसीएम के तहत उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, तो पहले पे करना पड़ेगा 1 रुपया। फिर अभी 28% वाला बचाने जाओगे आप, पे करने जाओगे, तो क्या हो जाएगा? वही चीज आपको 5.6 रुपीज पे करना पड़ेगा, और जिसका नहीं मिलेगा आईटीसी। तो क्या करेगा बिल्डर? कोशिश करेगा महंगे से महंगा रेट का गुड्स वो खरीदे, वो 20 रुपए में, सो दैट उसकी बचत हो, क्योंकि वहां पे ना ही जीएसटी सप्लायर पे करेगा, ना ही रिसिपेंट। तो महंगे से महंगे रेट वाला गुड्स खरीदेगा, वो 20 रुपए में उसको घुसाने की कोशिश करेगा। डू यू ऑल अग्री दिस? गवर्नमेंट ने वहां पे भी क्या है, एंगल मार दिया। क्या एंगल मारा कि ये 20 रुपया जो है ना, जिसपे जीएसटी नहीं लगता है भाई, उसमें कंडीशन ये है कि तू सीमेंट और कोई भी कैपिटल गुड्स, ओके, कोई भी कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी और समथिंग लाइक दैट, तू ये वो नहीं खरीद सकता। समझा? यानी कि अगर बिल्डर, ओके, का सीन ऐसा है कि 80 रुपए का ही माल रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है, 20 रुपए का अनरजिस्टर्ड से खरीद रहा है, इतना तो अलाउड है ही उसको। पर ये 20 रुपए में भी अगर वो सीमेंट या कैपिटल गुड्स खरीदता है, तो उसे पे अगेन करना पड़ेगा टैक्स एज पर आरसीएम। आर यू गेटिंग इट गाइस? एक छोटा सा मैं इलस्ट्रेशन दूंगा, उसमें और क्लैरिटी आएगा, आपको बताना मुझे क्या है, ठीक है? तो उसे पे करना ही पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताइए, आज फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा सीन है, बिल्डर है, उसने सिक्सटी का माल खरीदा है रजिस्टर्ड पर्सन से, 20 का अनरजिस्टर्ड पर्सन, 20 का अनरजिस्टर्ड पर्सन, बराबर? बराबर? अरे यस, यस, ओके। पर ये जो है, उसने वो खरीदा है क्या? सीमेंट, ओके।
यस। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है, इस पे समझो जीएसटी है फॉर एग्जांपल 10%, इस पे है 20%, इस पे भी है 10%, ठीक है। अब आप मुझे बताओ सबसे पहले यहाँ पे कि उसका आरसीएम के तहत कितना लायबिलिटी आएगा और कितने का उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। आप बस इतना बता दो मुझे। पलक वापस सोच। दोस्तों आरसीएम में पूरा का पूरा 40 जाएगा, बिकॉज ये वो एक्स्ट्रा एक्सेस 20 वाला है, और ये भले ही क्या विद इन द लिमिट वाला 20 रुपया है, पर वो सीमेंट खरीदा है जिसमें नहीं है, जिसपे नहीं है आपको कोई भी एग्जेम्पशन, आपको वहां पे करना ही पड़ेगा आरसीएम के तहत। तो पूरा का पूरा 40, और आईटी से आपको पूरा का पूरा 100 रुपये पे जो भी जीएसटी पे करो आप, ठीक है। अगर गिनने जाए तो ओके, 6 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया, यानी कि 12 रुपया का नहीं मिलेगा आपको आईटीसी, यानी पूरे के पूरे 100 रुपये पे आपको नहीं मिलेगा आईटीसी। डू यू गेट दैट? अरे ये और नो। और कभी भी कंफ्यूजन हो तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, आईटीसी तो वैसे ही नहीं मिलता बेटा, 5% जो ठहरा, राइट। द ओनली वे टू सेव योर एस हियर इज बाई परचेजिंग इट फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी चार्ज ही ना करे। तो द ओनली वे टू सेव इज कि आप खरीदो अनरजिस्टर्ड से, पर भाई सीमेंट सीजी मत खरीदना, ठीक है। तो वो चार्ज तो फिर क्या होगा, सप्लायर तो चार्ज नहीं करेगा, तेरे पे भी आरसीएम का लायबिलिटी नहीं आए। आर यू गेटिंग इट गाइस? ठीक है, कोई क्वेश्चन है इस पे? एक और ले लेता हूं, चलो एक लास्ट। बताओ अभी आरसीएम का लायबिलिटी कितने पे आएगा? बोलो। करेक्ट, ये और ये, समझा? इतने पे कुछ नहीं आएगा। इज दिस वेरी क्लियर गाइस? ओके, यानी आपके ढांचे में चला गया है कॉन्सेप्ट, ठीक है। गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। ओके, perfect. Now just tell me whether you understand the theory which is written here, because this is what you are going to refer. So just check this, because this is what you should be like, damn, ये तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जब भी अगर कंस्ट्रक्शन सर्विस आप दे रहे हो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए, आउटपुट टैक्सेस एट द रेट 5%, तो इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का 1 रुपये का नहीं मिलेगा आईटीसी। कंडीशन ये है कि 80% ऑफ गुड्स और सर्विस इज टू बी परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, and if the amount of purchase goes below 80% from registered person, right,
then builder shall have to pay tax as per RCM to the extent of the difference. तो इंस्टेड ऑफ 80 अगर रजिस्टर्ड से क्या है 60 है, तो 80-60 का डिफरेंस आता है कितना 20, तो उतना RCM के तहत पे कर दो. नोट CG एंड सीमेंट इज टू बी परचेज ओनली फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन. तो अगर कहीं पे भी आपको दिखा कि वो अनरजिस्टर्ड से खरीदा है, सीधा RCM, even if you have that 20 rupees का cap. If such cement or CG is purchased from unregistered of any amount, then such case will be tax payable as per RCM under 9(4). Is that very clear? Done. Okay. तो अभी लास्ट दिन पे आपको बस एक बार पढ़ लेना है, इसका कोई इलस्ट्रेशन नहीं देखना है. You think you will be able to solve the thing in the exam? Because understand, if the concept is not clear even 1%, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि एग्जाम में आपका पेन हिलता ही नहीं फिर, बिकॉज आपको पता ही नहीं लिखना क्या है अभी. समझा? यस. एंड द लास्ट माय डियर फ्रेंड्स इज 9(5). ओके, जिसमें 2 अमेंडमेंट्स आए. ओके, पहला 9(1) में सप्लायर पे चार्ज है, 9(3) पे रिसीपेंट पे चार्ज है, 9(5) में किस पे चार्ज है, लेट्स चेक. फटाफट से वी विल गो थ्रू दिस. ओके, तो आज माय डियर फ्रेंड्स अगर केस ऐसा है कि जैसे ही आप घर से बाहर निकालते हो आपका हाथ ऑटोमेटिकली क्या है बेटा आगे आ जाता है. ओके, तो वहाँ पे आप अभी रिक्शा पहले बुलाते थे, पर अब ऐसा नहीं करते. आप सीधा क्या है मोबाइल खोलते हो, टक 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 ओला उबर को बुलाते हो आप. ओके, तो आज सिंपल सी बात है, पहला जो सर्विस है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस वाया रेडियो टैक्सीज, वाया रिक्शास, वाया मीटर टैक्सी, और फिर आगे लिखा है वर्ड एनी अदर मोटर व्हीकल. तो उसमें बाइक आ गया आपका, रैपिडो आया जब से, सब आ गया, सब आ गया, सब आ गया. ठीक है, तो आज सिंपल सी बात है, आप इंफॉर्मेशन दे दोगे ओला को, ओला इंफॉर्मेशन दे देगा कैब ड्राइवर को, कैब ड्राइवर आपके दरवाजे पे दस्तक देगा. 1000 रुपये का फॉर एग्जाम्पल फेयर है, उस पर GST एप्लीकेबल है 5%. तो मुझे बताइए 50 रुपया आप किससे लेंगे? कैब ड्राइवर से कतई नहीं, क्योंकि देर आर मोर देन 10 लाख ड्राइवर्स इन इंडिया. पैसेंजर पॉसिबल ही नहीं है. बोल रहा वो पागल है क्या? पैसेंजर ऑलरेडी वेट करके थक गया है, ऑलरेडी रिजेक्शन फेस किया है. जैसे ही क्या रिक्शा वाले ने ना बोला, इसी आगे उसने उबर खोला, ओला खोला. आप उसको भी बोलोगे तू भाई क्या है रजिस्टर कर, फिर क्या है उस पर टैक्स पे कर, फिर GSTR 1 फाइल कर, 3B फाइल कर, फिर तेरा क्या है बेटा याद कर ईमेल आईडी का पासवर्ड, और फिर क्या लॉगिन कर, लॉगिन के बाद क्या वेट कर. वो बोलेगा उससे अच्छा चल के चला जाता हूँ. तो पैसेंजर को आप बोल ही नहीं सकते, इसीलिए कौन पे करेगा? ई-कॉमर्स ऑपरेटर अंडर 9(5). डज दैट मेक सेंस? तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कैब ड्राइवर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे फर्क पड़ता इस बात से कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस अगर दे रहा है कोई, रेडियो टैक्सी, मीटर कैब, रिक्शा, बाइक, कुछ भी ऐसा, तो भैया वहां पे ECO विल ओनली पे द टैक्स एज पर 9(5). एज पर 9(5). डज दैट मेक सेंस माय डियर फ्रेंड्स? यस. ओके, नेक्स्ट फटाफट से अभी आता है अमेंडमेंट. तो जो भी येलो में है ना बेसिकली वो अमेंडमेंट है बेटा. ठीक है, यस. अमेंडमेंट ये है कि यहाँ पे अगर आपने एक और से देखा होगा यहाँ पे, तो मैंने नॉमेनक्लेचर जो यूज किया था वो क्या था, एनी अदर मोटर व्हीकल, बराबर. तो उसमें उन्होंने एक एक्सेप्शन कार्व आउट कर दिया, किसका? ओमनी बस का. किसका? ओमनी बस का. ओके, गौर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मैंने सेम ही किया है. चेक करिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको? ठीक है, ओमनी बस को बाहर फेंक दिया है मैंने. क्यों? क्यों बाहर निकाल फेंका है मैंने? क्यों क्यों ऐसा? बिकॉज ओमनी बस के रिलेशन में नया अमेंडमेंट ये आया है कि अगर समवन लाइक, आई डोंट नो, यू आर फ्रॉम मुंबई, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम मुंबई, राइट? तो मुंबई में आपने सुना होगा नीता ट्रेवल्स का नाम, અને તમે ગુજરાતના છો તો પટેલ ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ તો છે જ, અને ઈગલ પણ છે આપણું, બરાબર. तो नीता ट्रैवल्स है और वो रेड बस के थ्रू क्या है आपको बस बुकिंग का सर्विस दे रहे हैं. ठीक है, तो आप रेड बस के थ्रू करते हो ये, बराबर. सुना है आपने रेड बस का नाम, राइट?
तो रेड बस के थ्रू आप कोई भी बुस बुस बस बुक कर सकते हो और वो बस आपको लेके जाएगा मुंबई से राजकोट, मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई से सूरत। ठीक है। तो अब नीता ट्रैवल्स ने बोला है कि अगर ये जो सप्लायर ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस है वाया ओमनी बस, अगर वो कंपनी है, कौन है बेटा? कंपनी, तो वो ही टैक्स पे करेगा एज पर 91 FCM। पर अगर वो कंपनी नहीं है तो फिर रेड बस पे करेगा एज पर 95 ECO विल पे द टैक्स। ओके, तो कौन से स्ट्रक्चर में वो है वो बहुत जरूरी है जानना। लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक यही है दोस्तों कि आज समवन लाइक नीता ट्रैवल्स, आई डोंट नो बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद अहमदाबाद में तो नीता की कुछ होटल्स भी है, राइट? इतना पैसा छापा है उसने लोगों को यहां से वहां लेकर जाके। ठीक है। तो नीता ट्रैवल्स इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है। नीता ट्रैवल्स के पास मिनिमम 100 बसेस है, 100 से ज्यादा ही होगी मेरे हिसाब से। अभी एक बस आती है 20 लाख की, 100 बस है, यानी उसका 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे भाई। जीएसटी उस पर 18% लगता है, 3.6 करोड़ का। डू यू रियलाइज जीएसटी है, दैट इज इनपुट टैक्स जो उसके जेब से जाया है। यस और नो? अब आप उसमें उसका हक छीन रहे हो आउटपुट टैक्स चार्ज करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो भी पहले ये कैब वाले में ही था, कैब वाले में ही कवर हो रहा था वो, बिकॉज यहां पे एनी अदर मोटर व्हीकल लिख दिया था, तो उस पर जीएसटी कौन पे कर रहा है? ईसीओ। तो डू यू रियलाइज कि आज वो जो फेयर चार्ज कर रहा है उस पर उसको जीएसटी चार्ज करने का हक ही नहीं मिल रहा था पहले, क्योंकि वो चार्ज कर रहा है कौन? रेड बस। कैसे? आई टेल यू। देखो, रेड बस, ओला, उबर, कुछ भी बोलो आप, तो पहले क्या होता था? एक 18 में से रेड बस अपने पास रखता था 18 और नीता को दे देता था 100। तो उसके हाथ में सिर्फ 100 ही आया भाई, फेयर ही आया, 118 थोड़ी आया। और याद रखना, जीवन में कुछ भी भूल जाओ, एक कभी मत भूलना, क्या? कि आपको तभी मिलेगा आईटीसी जब चार्ज करोगे जीएसटी। तभी मिलेगा आईटीसी जब चार्ज करोगे जीएसटी। तो जब आउटपुट टैक्स चार्ज करोगे तभी मिलेगा आईटीसी। अगर आउटपुट टैक्स चार्ज करने का हक नहीं है तो नहीं मिलेगा आईटीसी। कैसे मिलेगा आईटीसी? अरे इनपुट टैक्स का एक ही तरीका है कि किसी और का जेब काटो और वो काट के जो आपके पास पैसा रह जाता है उसमें से थोड़ा अपने पास रखो, फिर थोड़ा गवर्नमेंट को दो। अभी तू तेरे तेरे पास आउटफ्लो ही नहीं, तेरे पास इनफ्लो ही नहीं है, तो तू तेरे आउटफ्लो रीइंबर्स कहां से करेगा? तेरे पास आउटपुट टैक्स कलेक्ट करना बहुत जरूरी है, समझे? और ये नहीं मिल रहा था अपॉर्चुनिटी इनको, क्योंकि इसके बदले कौन चार्ज कर रहा था? ईसीओ। तो नीता ट्रैवल्स लोगों ने क्या है, सब बड़े बड़े, नीता है, ईगल है, पटेल, ये सब बड़े बड़े क्या है, टू ट्रैवल एजेंट है बस का, उसमें काम करते हैं। उन्होंने क्या किया, एक लॉबी बनाया और गवर्नमेंट को लिखा, मोदी जी क्या कर रहे हो, शू करो छुआ, निर्मला जी ने को जरा दैट 95 नहीं चाले, वी डोंट वांट 95। So government said, okay, then all the these bus transportation companies which are in the structure of company, we give them the right to charge GST. You will not be covered under 95 because you do immense investment in buying those buses. Does that make sense? Are yes or no? Yes. तो वो जीएसटी का चेन ना टूटे और इन लोगों को बड़े पैमाने पे मिल जाए क्या? आईटीसी। गवर्नमेंट ने अब उनको हक दिया है कि 91 के तहत तू ही गवर्नमेंट को टैक्स पे कर, और अगर 91 आ गया यानी सिंपल सी बात है, मेरे पास जीएसटी चार्ज करने का, आउटपुट टैक्स चार्ज करने का हक आ गया, खत्म बात। अब मैं ले पाऊंगा ये आईटीसी। इज दैट वेरी क्लियर फ्रेंड्स? लॉजिक समझा आपको? यस। और दो ये चुन्नू मुन्नू प्लेयर थे, ये टेम्पो वाले हैं ने, छोटे मोटे प्लेयर है जिनके पास टेम्पो है ना, बस है ना, छोटा मोटा गाड़ी है,
ओके, बस भी आता है 15-20 सीटर का, 50 सीटर का, 60 सीटर का, ऐसा भी आता है कि जो सेकेंड हैंड बस लेके आया है अभी, वो तो कंप्लायंस करने से रहा। अरे इसीलिए तो छोटा मोटा धंधा चला रहा है ना भाई, वो तो गाउठी पर्सन है। तो गवर्नमेंट ने बोला तू कुछ मत कर भाई, तेरे से कंप्लायंस होगा नहीं, तू चुपचाप तेरी जो भी बुकिंग रेड बस के थ्रू आती है, रेड बस उस पर मुझे पे करेगा, बिकॉज मुझे रेड बस पे भरोसा है, बिकॉज मैं रेड बस से हिसाब मांग सकता हूँ कि तेरे थ्रू कितनी बुकिंग हुई है। समझा ये केस, क्योंकि वहां पे ऑडिट ट्रेल मिल जाएगा मुझे, क्योंकि वो पूरा ऐप के थ्रू रूट हुआ। इज दैट वेरी क्लियर गाइस? यस, ओके। तो आप क्या मानोगे उसका मतलब कि सप्लायर अगर कंपनी है तो तू ही पे कर, नहीं है तो फिर ये जिम्मेवारी जाएगी किस पे? ईसीओ पे। पर ओनली इन केस ऑफ ओमनी बस, बस रिक्शा ऑटो कुछ नहीं बेटा, ओनली इन केस ऑफ ओमनी बस। नया अमेंडमेंट है, आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कि आज अगर सीन है ओके, लेट्स से होटल, अगर एमएमटी के थ्रू आप बुक करते हो, मेक माई ट्रिप, ओके, आप कोई टूरिस्ट हो, कहीं जाना है आपको, तो ये लोग होटल अकोमोडेशन सर्विस दे रहे हैं, राइट? तो यार यहाँ पे जो भी क्या टैरिफ है इसका, लेट्स से 10,000 रुपये है, उस पर जीएसटी कौन देगा? टूरिस्ट कभी भी नहीं। टूरिस्ट को कैसे बोल सकते हो आप कि क्या टैक्स पे करो अब बुकिंग करने से पहले? वो बोला इतना सब टाइम लगेगा बेटा, मोमेंट ही चला जाएगा जिसके लिए आया था। पागल है। होटल, होटल वाले को आप बोल सकते हो टू पे टैक्स? पलक योर क्वेश्चन शुड बी सर, वो डिपेंड करता है, राइट? क्योंकि अगर वो ताज है, ओबेरॉय है, राइट, जेडब्ल्यू मैरियट, तो डू यू रियलाइज कि उसका 20 लाख के ऊपर टर्नओवर होगा? यस। तो अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर सेक्शन 22(1), यानी उनका टर्नओवर बेटा क्या है, 20 लाख 10 लाख के ऊपर जा रहा है, तो फिर वो ही टैक्स पे करेंगे एज पर एफसीएम। इज दैट वेरी क्लियर? बिकॉज गवर्नमेंट को भरोसा है कि बड़े लोग हैं भाई, ये लोग क्या है, फालतू चिंजी तो चोरी नहीं करेंगे। समझा? इनका पूरा अलग कंप्लायंस होता है, ऑडिट होता है, बिग फोर ऑडिट करता है, ये वो, ये फालतूगिरी नहीं करेंगे, लिस्टेड कंपनी है मोस्ट ऑफ देम। समझा? राइट, यस। पर अगर ये ताज होटल नहीं है, ये अगर होटल डिसेंट है फ्रॉम जब वी मेट, जहाँ पे क्या होता है बेटा, वो रेड वेड होती रहती है माँ कसम, ठीक है, कैश में लोन है, कुछ दिखाएंगे ना नहीं दिखाएंगे, ये सब 2 नंबर का धंधा होता है वहाँ पे, ओके। तो आज बेटा वहाँ सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट को उन पे जरा भी भरोसा नहीं है, ना उनके मोरालिटी पे, ना उनके बेटा क्या फाइनेंशियल कंप्लायंसेस। समझा? तो बेटा वहां पे उनको बोलेंगे तू रहने दे बेटा, तू रहने दे, ओके, एमएमटी ही टैक्स पे करेगा। इज दैट वेरी क्लियर? यस सर, ओके। A very similar concept will be used, okay, when that supplier is someone who is doing housekeeping service, यानी वो कारपेंटर है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वाला है, प्लम्बर है, ओके। प्लम्बर नहीं रहेगा उठी, प्लम्बर, समझा? समझा दीपेन? इट्स प्लम्बर, ओके। द बी इज साइलेंट, यू स्टेट बोर्ड पर्सन, गाउठी पर्सन, डोंट वरी बेटा, मैं भी वहीं से आया, ओके। ओके, रोहित शर्मा अपनी स्कूल से है भाई, यस, बॉलिंग डाला उसको, समझा ना? हाँ, मेरे यहाँ से अगर आप जानो तो एक रोहित शर्मा और दूसरा विराज घेलानी, आपको विराज घेलानी पता है? वो एक वीडियोस बनाता है, काफ़ी सारे फनी वीडियोस बनाता है, वो गुजराती वीडियोस बनाता है वो, तो ही वॉज माई जूनियर एंड ही क्रिएट्स गुड वीडियोस, फॉलो हिम समटाइम्स, मज़ा आएगा, काफ़ी रिलेटेबल होते हैं गुजराती वीडियोस, ओके। तो यार ये प्लम्बर है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, कारपेंटर वाला है, तो बेटा आप इनको अंडर एस्टिमेट मत करो भाई, ये लोग के पास बहुत टैलेंट होता है। समझा? तो ये लोग भी क्या है, 20 लाख मार देते हैं, तो भैया उस सिनेरियो में सिंपल सी बात है, उस सिनेरियो में क्या हो जाए, वो ही पे करेंगे। और अगर क्या है बेटा, वो छोटा मोटा प्लेयर है, तो फिर अर्बन क्लैप
जिससे क्या है ये सब बुक होता है, ठीक है, वो पे कर देगा एज पर 9(5). ठीक है, ओके। तो सेम लाइक होटल, हाउस कीपिंग इज सेम लाइक होटल, ओके। एंड द लास्ट माय डियर फ्रेंड्स, अगेन अ न्यू अमेंडमेंट, दो इट वाज देयर इन योर प्रीवियस अटेम्प्ट, बट फिर भी नया है तो बता देता हूं मैं, आने के चांसेस है इसके। बात कर रहे हैं हम लोग रेस्टोरेंट की, जो आप का सबसे ज्यादा यूज्ड ऐप होगा, ओके। तो बेटा आज बात कर रहे हैं रेस्टोरेंट की, गाउठी। अगर तू गुजराती है बेटा तो मैं रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, होटल की नहीं, दोनों सेम नहीं होते, माँ कसम, साले इंटरचेंजेबली यूज करता है, पता है मुझे। तू आज होटल में जाऊँ छे, अरे व्हाट होटल में जाऊँ छे, यू गाउठी पर्सन, you say I'm going to a restaurant, this is what my Chorney Road students have taught me, South Bombay Sobo people, okay, yes, okay. My, like, I feel sometimes I have learned more English in my Chorney Road batches than in my school, right? Crazy English, you know, crazy English, envelope, jewelry, restaurant, hotel, plumber, okay, ये केस। तो आज बेटा यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला, कोई भी रेस्टोरेंट जोमेटो के थ्रू अगर सप्लाई कर रहा है, रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा है, किसको, ओके, कोई भी फूडी को, गटूड़े को, राइट? तो फिर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, हु विल पे टैक्स? जोमेटो। क्यों? आई टेल यू, क्योंकि ये अभी रेस्टोरेंट तो यार छोटे मोटे रेस्टोरेंट होते हैं और मैक्सिमम रेस्टोरेंट का कैश में ही होता है, राइट? तो गवर्नमेंट पे ये रेस्टोरेंट्स को जरा भी भरोसा ही नहीं, बोला ये फालतू कंप्लायंस करेगा, कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा, जोमेटो के थ्रू कितना माल बिका है नहीं बिका है वो सब मेरे को उनके टच में ही नहीं आना है भाई। मैं जोमेटो से कॉल करके क्या रिकॉर्ड्स मंगा लूंगा? मेरे को ये छोटे स्मॉल रेस्टोरेंट्स वाले पे भरोसा ही नहीं है, उनके कंप्लायंस की कैपेसिटी मैं जानता हूं कुछ नहीं, तो मैं मगजमारी करूंगा ही नहीं। जोमेटो हमेशा कोई भी रेस्टोरेंट से क्या है, कोई भी रेस्टोरेंट, अभी वो रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड भी हो ना तो भी तेल लगाने गया, मैंने रेस्टोरेंट खुद का 20 लाख का क्या टर्नओवर पार कर गया वो, जैसे शिव सागर है अपना, अमर है, कांदिवली बोरीवली रहते हो तो बेटा भगवती है, करेक्ट, और आपका हनी होटल अपना क्या है, आपका कौन सा है, ऑनेस्ट, राइट? तो ये रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट ने बोल दिया रेस्टोरेंट अगर जोमेटो के थ्रू कर रहा है जोमेटो ही टैक्स पे करे, यानी वो 5% जो जीएसटी एप्लीकेबल होता है ना, वो जोमेटो ही क्या टैक्स पे करेगा। तो 1000 रुपए का बिल है 1050 फूडी के जेब से जाएगा, जोमेटो 50 रुपए रखेगा और रेस्टोरेंट को 1000 मिलेगा। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, यस। बट दोस्तों अगर ये रेस्टोरेंट इज इनसाइड अ होटल, mind my words, the restaurant is in a hotel, राइट? जैसे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है शामियाना, जो एक बहुत बड़ी होटल है आईटीसी ग्रैंड मराठा, एयरपोर्ट के बाजू में ही है, वहां पे है बेटा, ओके। वहां पे कोई अच्छा पंजाबी खाना मिलता है। तो आईटीसी होटल ऐसा है जिसका टैरिफ जो है वो 7,500 से ज्यादा है पर डे का। कितना है? 15,000 रुपये। गॉट इट? यस, समझा? तो बेसिकली ये आपने अब तुम लोग बेटा, तुम लोग बिग फोर में कोई है यहाँ पे? नहीं। अपने स्टाइफन से तो तू गया नहीं होगा बेटा हिम्मत करके, कोई बात नहीं। मैं बता देता हूँ ये 5 स्टार्स में क्या होता है बेटा, ऐसे हाई एंड रेस्टोरेंट्स होते हैं, हाई एंड रेस्टोरेंट्स, ओके। अभी बीच में ही गया था मैं अपनी एनिवर्सरी पे, बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ प्लान्स, तो मैंने बोला 5 स्टार में चले जाते हैं, कोई प्लानिंग करनी नहीं पड़ेगी भाई अपने को। तो ताज लैंड्स एंड में गया था,
माँ कसम दाल खिचड़ी खा के आया हूँ 1500 रुपए का, 1500 रुपए का दाल खिचड़ी खा के आया हूं मैं, ऑफ ऑल द थिंग्स। और मेरी वाइफ मंगाती है छोले भटूरे। मैंने बोला कैसे हैं हम लोग, दिस इज व्हाट वी ऑर्डर। यस, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग आई अंडरस्टूड इन द मेन्यू। ओके, नाउ जोक बीइंग असाइड, याद रखो महंगे होटल का महंगा रेस्टोरेंट होता है। अर्ज है महंगे होटल का महंगा रेस्टोरेंट, महंगे होटल का महंगा रेस्टोरेंट, गवर्नमेंट को कंप्लायंस है कि ये महंगा रेस्टोरेंट कर लेगा सब टाइप का कंप्लायंस। तुझे क्या लग रहा था, शायरी आ रहा है? ओके, तो आज याद रखना कि गवर्नमेंट को भरोसा है कि ताज का रेस्टोरेंट है यार, कम ऑन। अरे ये लोग ऐसे व्यक्ति है कि जो विक्टिम्स थे 9/11 के, जो उनके कस्टमर थे, उनको उन्होंने कंपनसेशन दिया है। जो स्टाफ मां कसम क्या है कोविड में नहीं था, एक्स स्टाफ था उनका, 10-10 साल पहले छोड़ के गए, उनको पैसा दिया। वो कंप्लायंस ठीक से नहीं करेगा? अरे करेगा ही करेगा, वो होटल का भी करेगा, वो रेस्टोरेंट का भी करेगा, तो जिम्मेवारी उनको ही दो आप। Also, I will tell you a very classic reason. One more. I don't know if you have ever been to a restaurant which is in a hotel, any hotel for that matter. Okay, I'll tell you, the restaurant will not charge you 5%. They will not charge you GST 5%. You know what will they charge you? They will charge you 18%. Why? Composite supply. So any restaurant which is in a hotel, even if you go actually for a, even if you're not staying in a hotel, you're going to a restaurant only, which is also permitted by the way, फिर भी they will charge you 18% GST. So do you realize, right, that वो GST actually तू खाना खा रहा है, पर वो समझा क्या जा रहा है कि तू एक्चुअली होटल में ही है, इसीलिए 18% लग रहा है। बिकॉज कॉम्पोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई रेस्टोरेंट को नहीं होटल को माना जाता है। अभी होटल के तो इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स होते हैं ना भाई, तो उनको मिल जाएगा ATC। समझा? तो ये रेस्टोरेंट के भी बहुत सारे खर्चे होंगे, तो ऐसे टाइप के रेस्टोरेंट को मिल जाएगा ATC, क्योंकि उनका जो सप्लाई है वो रेस्टोरेंट सर्विस माना ही नहीं जाता, वो माना जाता एक्चुअली होटल वाला। ये केस, तो इसीलिए चार्ज भी उनको ही दे के रखा है। समझा गाउठी? क्योंकि वो 5% नहीं 18% वाला है। ये लॉजिक है, जितने लॉजिक दे सकता हूं मैं दे रहा हूं, सो दैट आप कभी मिस्टेक से भी मिस्टेक ना करो। समझा? तो मेरा अभी 3 प्रश्न है आपको, बताओ। पहला, शिव सागर रेस्टोरेंट, एक सेकंड, a registered person in GST supplying service through Zomato, who will pay tax? Zomato। लिखते जाओ वहां पे, जोमेटो है तो Z, या फिर रेस्टोरेंट है तो R, ऐसे लिखते जाओ। स्टेटस रेस्टोरेंट साउथ बॉम्बे में अच्छा रेस्टोरेंट है, अपने रिलेटिव का ही है ये। एन अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सर्विस थ्रू स्विगी, क्या होगा? स्विगी, करेक्ट। थर्ड, मसाला क्राफ्ट, अ रेस्टोरेंट इन होटल डिसेंट वेयर द डिक्लेयर्ड टैरिफ इज ओनली 2500 रुपया प्रतिदिन, प्रोवाइडिंग सर्विस थ्रू जोमेटो। जोमेटो, क्योंकि ये बेटा सस्ते होटल का सस्ता रेस्टोरेंट है, और सस्ते लोगों, गवर्नमेंट पता है कि सस्ती चीज ही करेंगे, कोई कंप्लाइंस नहीं करेंगे। तो रहने दे भाई, तेरे को नहीं दूंगा। शामियाना रेस्टोरेंट इन ताज होटल, डिक्लेयर टैरिफ 1,00,000 रुपया प्रतिदिन। यस, ये भी टैरिफ है। इनफैक्ट द मोस्ट एक्सपेंसिव टैरिफ इन ताज होटल, वो चर्च गेट वाला, गेटवे ऑफ इंडिया वाला, सॉरी, 18 लाख रुपया प्रतिदिन है। यस, वडोदरा में 3 BHK है। ओके, तो यहां पे कौन देगा बेटा? शामियाना रेस्टोरेंट।
एब्सोल्युटली क्लियर, बिकॉज 7,500 से ज्यादा का क्या है, करेक्ट, टैरिफ है. नीता ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड इज सप्लाइंग ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर सर्विस ओमनी बस रेड बस के थ्रू. हु विल पे? नीता ट्रैवल्स. ईगल ट्रैवल्स अ पार्टनरशिप फर्म इज प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस ओमनी बस के थ्रू गो आईबीबो के थ्रू. हु विल पे? गो आईबीबो. एक नंबर, एक नंबर, मजा आ गया बेटा. तो ये तेरा चार्जिंग सेक्शन हो गया ऑफ सीजीएसटी एक्ट. डज दैट मेक सेंस? ओके, तेरे ढांचे में बैठ गया एकदम. ओके, अब इसको तू कैसे करेगा? अब तू ऐसे करेगा. ओके, रिवाइज ऐसे करना है तुझे कि आज सर ने क्या सिखाया. सेक्शन 9. ठीक है, एक सेकंड रुक जा. ओके, एक सेकंड. 9(1) आपको पता चल गया है. 9(2) क्या है फटाफट से देख लीजिए. 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जिसपे क्या है दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर क्या है अभी के लिए वो जीएसटी के एम्बिट के बाहर है, पर जीएसटी काउंसिल का लुट के क्या है अगर डाल देता है रिकमेंडेशन, बिकॉज उसमें और जीएसटी काउंसिल में दोनों का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो भैया सीजी का लुट के नोटिफाई कर देगा. 9(3) is my dear friends RCM. Well, recipient will pay tax and in most of the cases recipient जो टैक्स पे करता है वो पे करेगा क्या बेटा, सबसे पहले तो वो पे करेगा इन ऑल केसेस इन कैश एंड सेकेंड वो तुरंत उसका ले लेगा आईटीसी. ओके, यस. और कभी भी याद रखना आरसीएम के केस में सप्लायर तो चार्ज करने नहीं वाला जीएसटी, तो हमेशा याद रखना वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, रिसिपेंट ही अपने आप पे कर देगा. 9(4) में सिंपल सी बात थी, अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड रिसिपेंट. तो रजिस्टर्ड रिसिपेंट को बोला था तू टैक्स पे कर दे एज पर आरसीएम, पर फिर बोला नहीं, अभी सिर्फ नोटिफाइड केसेस वाले ही करेंगे वरना और कोई नहीं करेगा. तो नोटिफाइड में आया रियल एस्टेट वाला केस. रियल एस्टेट वाले में सिर्फ इतना ही बोला कि 80% मिनिमम आपका रजिस्टर्ड पर्सन से होना चाहिए, उसके और अब जो है 20% आप अनरजिस्टर्ड से कर सकते हैं. पर सिंपल सी बात है उसमें भी वो जो 20% का लिमिट मिला है, सीमेंट और सीजी आपको अलाउड नहीं है, वो हमेशा रजिस्टर्ड पर्सन से ही करना है. अनरजिस्टर्ड से किया तो आरसीएम के तहत पे करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद 9(5) के तहत सीखा क्या कि ईसीओ पे चार्ज आया है टू पे द टैक्स. उसमें मैं एक स्टोरी समझाता हूं कि सबसे पहले आपने कैब ली, कैब बीच में क्या है बेटा ब्रेक डाउन हो गया, तो आपने फिर बस ली, फिर आप एक होटल में गए, फिर आपने वहां पे जो भी करना था वो मिसलेनियस एक्टिविटी की, उसके बाद आप थक गए और फिर आप गए रेस्टोरेंट खाना खाने. ओके, तो ये माय डियर फ्रेंड्स, ओके, इस तरह से 4 सर्विस को याद रखना. ठीक, ओके. अच्छा सॉरी, और उसमें याद रखना कैब ली, ब्रेकडाउन हो गया, बस ली, होटल में आपने फिर हाउसकीपिंग सर्विस को बुलाया बिकॉज बहुत गंदा कर दिया था आपने सब, और फिर आपको भूख लगी तो आप रेस्टोरेंट में गए. ऐसे याद रखना. ठीक है, तो अभी कैब वाले के केस में माय डियर फ्रेंड्स क्या है बताओ सीन. हु विल पे टैक्स? ऑलवेज द ईसीओ. बस के केस में अगर कंपनी है तो कंपनी खुद, अगर अदर देन कंपनी है तो ईसीओ. होटल एंड हाउसकीपिंग के केस में क्या होगा, सप्लायर अगर क्या है 20 लाख का ऊपर टर्नओवर है, 22(1) के तहत रजिस्टर्ड है तो सप्लायर. ठीक है, करेक्ट, करेक्ट. पर अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो ईसीओ. और लास्ट रेस्टोरेंट के केस में क्या होगा बताओ. अगर नॉर्मल रेस्टोरेंट है तो जोमेटो, अगर महंगा रेस्टोरेंट है, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है, जो एक एक्सपेंसिव होटल में है जिसका 7,500 से ज़्यादा का टैरिफ है, तो उस केस में वो रेस्टोरेंट ही पे करेगा टैक्सेस पर 9(1). एंड लास्ट 9(5) में अगर आपका फिजिकल प्रेजेंस है तो ईसीओ ही करेगा. फिजिकल प्रेजेंस अगर नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव जैसे एम्प्लॉय हुआ, एजेंट हुआ, सब्सिडरी कंपनी, हेड ऑफिस कुछ भी पे करेगा. और अगर रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है आपका तो फिर आपको बकायदा
अपॉइंट करना पड़ेगा एक थर्ड पर्सन को, जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया जो आपका कोई रिलेटेड नहीं है पर वो सीए है, अच्छा सीए, आपको रेफरेंस दिया किसी ने, तो आपने उसको बोल दिया कि सीए करण शेठ आप क्या है सब कंप्लायंसेस देखेंगे ओला उबर का, जोमेटो का, तो आप पे करोगे क्योंकि हम तो रजिस्टर्ड है आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो भी क्या है इशू होगा प्रॉपर ऑफिसर के साथ वो आप ही डील करेंगे। दैट्स इट, यहाँ पे खत्म होता है अपना 9 सबसेक्शन। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? दिमाग में बैठ गया आपके? ठीक है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आ जाएगा अभी? ओके, यस। अभी आपको बस यही करना है दोस्तों, रात को सोने से पहले कुछ भी करके पहले तो सोने का टाइम फिक्स करो तुम लोग। ठीक है, सोने का टाइम फिक्स करो, माँ कसम मैं आपको बता रहा हूं आपका आधा लाइफ वहां पे इजी हो जाएगा। बिकॉज स्लीप इज द मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड एक्टिविटी दैट नो वन टीचेज अस। पर मैं जब से कर रहा हूं मेरी नींद इतनी बेहतर हो रही है, और मैं आई टेल यू मेरे को 30 साल से, 31 एक्चुअली ना, 30 साल से मुझे आदत है दोपहर को सोने की। ठीक है, मैं झपकी मार ही लेता हूँ कुछ भी करके। यू वोंट बिलीव, नाउ आई हैव स्टॉप्ड स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। व्हाई? बिकॉज माई रात का स्लीप इज इनफ दैट मुझे सुबह नींद ही नहीं आती। दैट इज हाउ गेम चेंजिंग इट कैन। एंड यू विल, एंड ट्रस्ट मी, इफ यू फिक्स दैट टाइम ऑफ 10 बजे सोना है, 5 बजे उठना है या 6 बजे उठना है, वट एवर इट इज, 7 या 8 घंटे का स्लीप डिपेंडिंग ऑन वॉट, योर फ्लो स्टेट विल बी क्रेजी। माना तुझे लिटरली ऐसी चीजें स्ट्राइक होगी यार कि डैम ये आ रहा है, डैम ये आ रहा है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, यू नो आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग गुड, एक फ्लो स्टेट आ जाएगा। लाइक आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा चीजों को करने में। ठीक है, तो ये दरखास्त रखना, और 10 बजे का अगर क्या है सोने का टाइम है तो 7 बजे खा लेना। ओके, घर में ही बैठा है तो कर ही सकता है इतना। ठीक है, वरना फालतू का क्या होगा पता, सीए जर्नी है अपनी, पेट बढ़ जाता है आपका, हेल्थ पे फोकस नहीं करते हो तो क्या है वेट बढ़ जाता है। मत करो ऐसा। इस पहले तो फिर क्या होता है, फिर एक तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस लूज हो गया है बिकॉज अटेम्प्ट लगा है, और दूसरा क्या है फिजिकल अपीयरेंस भी थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगता है तो और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ये सब चीज़ें रेक्टिफाई करो प्लीज। ठीक है, और जो भी मैं पढ़ाऊँ बस आधा घंटा लेके रिवाइज कर लेना। ठीक है, और Q&A है तो 5 Q&A मैं करूँ तो 5 Q&A जो बोला है वो करना ही है आपको, तो ही क्या है मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका फायदा होगा। मुझे कोई एक्सक्यूज सुनना ही नहीं है। तो ऐसा समझिए 25 दिन तूने आईडीटी के लिए दिए, समझा? तो इतना टाइम जाएगा भी नहीं, मैक्स तेरे को आधा 1 घंटा जाएगा। मैं तो बोलूँ अगर क्या है मेरा 11:30 को खत्म हो रहा लेक्चर, 12:30 1 बजे ही बैठ जा, खत्म, और निपटा उसको। निपटाना है अपने को, ऐसा अभी वापस ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोचिंग क्लास जो तेरा पढ़ा रहा है या टीचर जो तेरा पढ़ा रहा है उसका सिलेबस खत्म हो गया, तेरा नहीं हुआ, तेरा मेरे साथ ही खत्म होना चाहिए। बिकॉज जैसे ही सिलेबस खत्म होगा, जैसे 16 मार्च आई एम एक्सपेक्टिंग कि 16 मार्च को हो जाए, तो मैं, याद रखना, मैं 25 मार्च को तेरा प्रीलिम लेने वाला हूँ फिर। ठीक है, और ख़त्म ही कर उसको। और तुझे भी पता है कि उसमें अगर एग्जामेशन आ गया तो डीटी में ऑटोमेटिकली मेहनत कम करनी पड़ेगी, पता है तुझे ये चीज़, क्योंकि वहाँ पे 1/10 पढ़ना है डीटी से और मार्क्स उतने ही है, नॉट लाइक इंटर सी। गॉट इट? यस, ओके। तो बस पढ़ाई करो, ओके, एंड आगे बढ़ो, और अपने दोस्तों को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उन्हें रेफर करो। ठीक है, यस, रेफर करोगे आप तो आपको मिलेगा 500 रुपया रेफरल बोनस। ओके, सर पेमेंट तो कर दिया, हाँ तो रिफंड कर दूंगा भाई। ओके, चलो, बाय गाइस, सर को समर्थन कीजिए और अपने आप को भी। अदियोस अमिगोस, आस्ता ला विस्ता, बाय बाय।